हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ और इंग्लिश का जो पेपर आया उसने काफ़ी चीज़ें जो है हमें अब तार्किकता से समझने के लिए मजबूर कर दिया है। देखो, आप लोगों ने हो सकता है आंसर की कई जगह पर चेक कर ली हो, बट माई रोल इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं एंड फाइंड आउट द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट। उसके पीछे की तार्किक कारण हमें पता करने पड़ेंगे कि हमसे गलतियां कहाँ हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। उससे क्या होगा, अगर हमारे अंदर इतनी स्किल डेवलप हो जाए कि हम लोग ये फाइंड आउट करने लग जाए, तो अभी सेकंड ग्रेड का भी पेपर आएगा, उनका भी भला होगा। और जो फर्स्ट ग्रेड का देकर के बैठे हैं और हो सकता है नियर फ्यूचर में कोई एग्जाम दे रहे हो, यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे। आंसर की देख लेना और आंसर्स को समझना कि मेरा गलत क्यों हुआ, वो एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक बहुत बड़ी आर्ट भी है, आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग। अगर आपके पास ये क्षमता है कि आप चीज़ों को समझना चाहते हैं डिटेल में जा करके, तो आप जब भी एज ए टीचर जाएंगे क्लास के अंदर, आपके पास एक एडवांटेज आपके हाथ में रहती है। तो हम लोग आज वही जो इंग्लिश वाले पार्ट के अंदर जो सेकंड हमारा पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ में अपन इसके आंसर्स भी चेक करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। ये आनंद आता है प्रभु का। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं भी अच्छा हो रहा हो ना, तब भी प्रभु का नाम लिया करो। अब मैं कहता हूँ बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, राधे राधे, सारा दिन बोल जपते रहा करो। लाइफ में कुछ अच्छा अपने आप आपके पास पहुंचेगा, अगर आप भगवान के पास, आप प्रभु के पास पहुंच रहे हैं तो। चलो भाई, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा काम पे अटैक करते हैं और हर चीज को अपन एनालिटिकल स्किल से अपन समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। हर किसी का ये क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, इसमें नो डाउट है ना। हर किसी का पैटर्न अलग आया होगा, क्वेश्चन सीरियल नंबर अलग आया होगा, तो वो एक अलग बात है। देखो ये क्या बोल रहा है, लुक डैश स्टॉर्क्स आर गोबलिंग अप डैश फ्रॉग्स। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि जो सरस है, जो एक बर्ड है, आर गोबलिंग अप। गोबलिंग अप का मतलब होता है निगलना, फ्रॉग्स को निगल रहे हैं। आप मान लो किसी चीज की तरफ देख रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि यार ये लोग जो है ना, इन लोगों को खा रहे हैं, इन लोगों को निगल रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप डेफिनेट आर्टिकल की बात बोल रहे हो। आप बोल रहे हो ये निश्चित बर्ड्स इन निश्चित फ्रॉग्स को खा रहे हैं, निगल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर निश्चित आर्टिकल के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या आता है, ये क्रॉस क्रॉस तो नहीं आएगा, आर्टिकल हमें चाहिए होंगे। पहले में क्रॉस द ये भी नहीं आएगा, द और क्रॉस नहीं आएगा, तो क्या आएगा, द और द। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो आपको ये समझना है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे छोटे भाई बहनों, कि जब भी मैंने जब आर्टिकल का सेशन पढ़ाया था ना, ये सेकंड ग्रेड वाले खासकर ध्यान रखना, जब मैंने आर्टिकल का सेशन पढ़ाया था, मैंने एक बात बड़ी ही आपको आर्टिकल के सेशन के अंदर बोली थी कि डेफिनेट आर्टिकल आप सिर्फ इतनी चीज समझ लें कि जब भी आपके पास में कोई चीज फिक्सेशन की बात हो रही है, किसी निश्चितता की बात हो रही है, आपको पता है कि यही वो लोग हैं, यही वो पर्टिकुलर चीजें हैं, तब अपन को द आर्टिकल का यूज करना है। तो आप आर्टिकल का सेशन जाके चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ और क्लैरिटी मिल जाएगी। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। क्या बोल रहा है, बोलना चाह रहा है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको चूज करते हुए आपको गिवन सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना था। और देखो यहां आपको समझना पड़ेगा, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट में ना दे करके इनडायरेक्ट में दिया हुआ, ये कौन सी स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आपको समझना है क्वेश्चन डायरेक्ट में ना दे करके इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है चेंज करना है। चेंज किस में करना है, डायरेक्ट में करना है। और यहां मेरे दोस्तों आपके काम आएगी नरेशन की नॉलेज, क्योंकि एग्जामिनर को ये थोड़ी पता करना है अब आपसे कि आपको आंसर आता है या नहीं आता है। ये तो एग्जामिनर को पता है कि आपको रूल्स आते हैं, आप खुद कई सालों से, you might have been working as a teacher for so many years now. Examiner also knows that, examiner को भी ये बातें
पता है एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है कि आपकी तार्किक क्षमता, और आपको अगर वो क्वेश्चंस को घुमा करके दे दे एग्जामिनर, तो हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितना नॉलेज है, कितनी डेप्थ है, एग्जामिनर आपसे वो चेक करना चाह रहा है मेरे बंधु। समझो बात को यहां पर। अब यहां समझो, जिस जिसको पता है कि यहां पर इफ कंजक्शन है, तो इफ हमारे पास में कौन से सेंटेंस में आती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आती है। तो देखो, अब हमारे पास ऑप्शंस चेक करने के लिए जाएंगे, तो चारों ही इंटेरोगेटिव से ही स्टार्ट हो रहे हैं। किसी में आर आ रहा है, किसी में वर आ रहा है, और फिर किसी में आर आ रहा है। यहां लिखा हुआ है देयर वर। अब ये समझना, ये वर जो है वो देयर के लिए नहीं आता कभी भी। ये समझना, ये इंट्रोडक्टरी होता है। देयर एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम करता है, यानी ये इंट्रोडक्शन किसका कर रहा है, लेटर्स का। अब समझो बात को, लेटर्स होता है प्लूरल, तो जब प्लूरल की बात होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहां से इज वाला तो हमारा निकल गया, इज वाला नहीं हो सकता। और क्योंकि ये पास्ट में ऑलरेडी गया हुआ है, देयर वर एनी लेटर्स, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट से पास्ट में गया है, तो ये पास्ट वाला भी यहां से निकालो, वर देयर एनी लेटर्स। अब दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। यहां पर आपको प्रोनाउंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, हमने जब नरेशन पढ़े, मैंने आपको नरेशन इस तरीके से कहानी के वे में समझाए हुए हैं कि आप जब इस क्वेश्चंस पे पहुंचते हो ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस पर, आपको इतना फेयर आइडिया मिलता है कि किस तरीके से मैं इतने डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतने ट्रिकी, डिफिकल्ट अलग वर्ड हो जाएगा, ट्रिकी क्वेश्चंस को भी मैं सोल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ मेरे भाई बहनों। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां देखो, यहां थोड़ी सी पहचान बनाना, ये मैरी के लिए आया ना, मैरी। अब अगर मैं मैरी की बात करता हूं, तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा इस प्रकार से अपन को समझना पड़ेगा, वर देयर एनी लेटर्स फॉर हर। ठीक है। अब अगर मैं हर की बात करता हूं, तो आपको पता है हर किसके लिए आ रहा है, हर आ रहा है मैरी के लिए। और मैरी जब पूछेगी, अगर क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, किस प्रकार से पूछेगी कि मेरे लिए कोई लेटर्स है या नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी। ठीक है, सेड मैरी। चलो भाई, फिर से वही, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। हमें इस सेंटेंस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन जब मैंने खुद ने जब एग्जाम पेपर पढ़ा किसी मेरे छोटे भाई का, दोस्त का, तब ना मुझे वो लॉजिकल समझना भी इस बात को आप लोग, क्योंकि ये आपके साथ भी होगा। ये आप, इट इज गोइंग टू हैपन विद ऑल ऑफ यू एज वेल, ये आपके साथ भी होगा। तो अपन को समझना क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड बिहेव हिमसेल्फ, ये वुड दिया हुआ है। ठीक है, आप इस बात को समझना, यहां पर वुड दिया हुआ है। इतनी सी बात समझो। अब दोबारा क्या बोल रहा है भाई, डायरेक्ट स्पीच में बदलो, यानी ये इनडायरेक्ट में ऑलरेडी दे रखा है, कुछ भी नहीं करना था। इतना आइडिया लगाते कि विल का पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट होता है वुड। तो यहां पर आप देखो, इसमें वुड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पास्ट का पास्ट थोड़ी रहेगा। यानी कि जब हमारे पास सेंटेंस आया, अगर मैं सेंटेंस को यहां ऐसे लिखता हूं कि ये जो सेंटेंस है, अगर इसमें वुड दिया हुआ है पहले से ही, और ये है किसका, ये सेंटेंस हमारे पास में है इनडायरेक्ट स्पीच का। जब हमारे पास में इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसका जो डायरेक्ट स्पीच होगा, उसके अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या दिया होगा, प्रेजेंट दिया होगा, तभी तो पास्ट बना। तो अगर मैं बात करता हूं विल, विल हालांकि टेंस फ्यूचर है, लेकिन ये किसका प्रेजेंट है, वुड का प्रेजेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, जब ऊपर वुड आया तो नीचे सिर्फ विल, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, मस्ट को भी निकालो, क्या बचा, ही प्रोमिस्ड आई विल बिहेव माई सेल्फ, ही प्रोमिस्ड आई विल बिहेव माई सेल्फ। अच्छा, अब यहां ना कुछ दोस्त मेरे गलत करके आए, और होता क्या है कि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिससे बाकी सबको फिल्ट्रेशन की तकनीक को समझना पड़ेगा कि
हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेट्स से हमारे पास में ये 4 ऑप्शंस थे। अब अगर मैं इन 4 ऑप्शंस के अंदर थोरोली जाऊंगा और आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, अगर आपने एग्जाम के अंदर थोड़ा सा भी तर्क आपने इस्तेमाल कर लिया और आपने वेट और पेशेंस रखे, दोनों चीजें, पेशेंस, वेट और एनालिटिकल स्किल्स का गेम है सारा का सारा। क्योंकि यहां क्या होता है, यहां क्वेश्चन पढ़ते ना दिमाग हमारा इस स्पीड से काम करता है कि वो हमें ना एनालिटिकल स्किल्स का यूज नहीं करने देता। दिक्कत यहां पर है, क्योंकि अब मैं यहां खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें आपको कर सकता हूं, समझना मेरी बात को, आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं कि यार ना ये ऐसे और ये वैसे, पर रियलिटी पता है क्या होती है? एग्जाम देने आप लोगों ने जाना है। मेरा करियर जो है ऑलरेडी बाय गॉड ग्रेस आप लोगों के चरणों पे मैंने समर्पित कर दिया है। तो जब आप एग्जाम हॉल के अंदर होंगे ना, वो प्रेशर आपके ऊपर होगा। मेरी बात समझना, कुछ चीजों को ये कुछ बातों को हमें ऐसे भी समझना होता है और कभी भी दुखी नहीं होना होता, कभी भी सैड नहीं होना होता मेरे दोस्त। आप ये बात समझो, आपकी 1% भी गलती नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे डिस्कस करूंगा आपसे डिटेल में, जिसको सुन करके ना आप हैरान होगे कि आपको वो क्वेश्चन सही भी हो सकते थे और गलत भी हो सकते थे। एक फ्रिक्शन का फर्क रहेगा सिर्फ छोटा सा, ठीक है? तो ये इतना समझना कि हमें ये फिल्ट्रेशन आना चाहिए कि भाई ये मैं श्योर हूं ये नहीं हो सकता, ये दोनों तो आप बिल्कुल निश्चित थे कि ये वाले तो नहीं हो सकते, तो ये आई विल लिखा हुआ है, ये आप समझे आई विल के रूप में चल रहा है, ठीक है? आगे भाई आगे बढ़ते हैं। fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the bracket। जो ब्रैकेट में वर्ब्स दी हुई हैं हमें उसका करेक्ट फॉर्म चूज करनी थी, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहां भी बड़ा ना, बट हर एक बात मैं बता रहा हूं कि हर एक बात की क्षमता थी, यहां पर कुछ भी हम लोग गलत भी कर सकते थे और सही भी कर सकते थे। पकड़ कहां से बनती? पकड़ यहीं से बन जाती। आई यूजुअली गो बाय ट्रेन। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली होता है सामान्यतः। और अगर आपने टेंसेस पढ़े हों तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, या मान लो हम लोगों ने नहीं किया होगा, अभी तक टेंस पे हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे होंगे, किसी से भी आपने पढ़ा हो टेंसेस, तो आपने एक चीज मेरे दोस्त पढ़ी होगी, मेरे बंधु पढ़ी होगी, कि जो रेगुलर, जो डेली एक्टिविटी का जो वर्क होता है, जो हम लोग रेगुलर करते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल आता है। तो यहां से आप 2 ऑप्शन निकाल सकते थे ना, ये वाला और ये वाला। क्यों निकाल सकते थे भाई? गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये आप 2 ऑप्शन अपनी तार्किक क्षमता के आधार पर निकाल सकते थे। अब बचा क्या? या तो हमारे पास में फर्स्ट वाला या फिर हमारे पास में फोर्थ वाला। अब समझना है यहां पर, सेकंड समझो। आई यूजुअली गो बाय ट्रेन, एक बात तो पता लगी भाई, दोनों में गो ही आना चाहिए क्योंकि ये अब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। बट दिस वीकेंड, क्योंकि ये बोल रहा है ना मैं सामान्यतः मैं जाता हूं ट्रेन से, यानी कि वो जर्नी फ्रीक्वेंटली करता रहता है। बट दिस वीकेंड, लेकिन देखो यहां क्या लिखा हुआ है? दिस वीकेंड, दैट नहीं लिखा हुआ ना। अब दैट होता तो आपको ये पता लगता, अगर डिटरमिनर्स का मैंने सेशन ना पीडीएफ से नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया मैंने डिटरमिनर्स का सेशन पीडीएफ से? क्योंकि पीडीएफ से मैं आपको वो पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे सेशंस के अंदर मजा तभी आएगा जब मैं आपको थोरोली नॉलेज की बात करूं, चाहे वो सेशन अच्छा लगे, बोरिंग लगे, कैसा भी लगे, बट दैट हैज टू स्पीक। उस सेशन को बोलना चाहिए। मैं पीडीएफ से बता सकता था, इतनी सी बात थी। अगर दैट होता, दिस वीकेंड की जगह दैट वीकेंड होता, इतना तो लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि भाई दिस की जगह दैट होता तो मैं पास्ट पे जाता, यहां पे वेंट कर देता मैं। अब जब मुझे साइन ही नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है दिस वीकेंड, तो यहां अगर आपको वो रूल नहीं पता कि नियर फ्यूचर की जब बात करते हैं, नियर फ्यूचर की जब भी बात करोगे, तो इज एम आर और वर्ब में आईएनजी हमें लगाना पड़ेगा मेरे बंधु, लगाना पड़ेगा ना। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा अगर नियर फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? बट दिस वीकेंड आई एम गोइंग बाय बस, यानी वो गया नहीं है, इस वीकेंड वो बस से जाएगा, वो बता रहा है। तो नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर में लगता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग ये रखनी थी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मान लो कि हमें ये रूल नहीं पता,
कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके लिए हमें नहीं पता कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा या फिर मान लो इट इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड वी डोंट नो कि नियर फ्यूचर में क्या आएगा। विदाउट इवन कंसिडरिंग कि हमारा फर्स्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, हमें वहां बैठ करके ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस की लैंग्वेज क्या है। यहाँ सारा खेल लैंग्वेज का था। अगर आप इसको पकड़ लेते, भाई दिस लिख रहा है यानी अभी ये पास्ट में तो नहीं गया, इतनी बात मुझे समझ आती है, भाई ये पास्ट में नहीं गया। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा, हर एक क्वेश्चन में हम ये आगे डिस्कस करते जाएंगे। और सेकंड ग्रेड वालों आप लोग तो अपनी कमर कस लेना भाई। फर्स्ट ग्रेड वालों मैं आपके लिए एक बहुत शानदार चीज लेकर के आ रहा हूँ, आप चिंता मत करना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। एंड आई रिमेम्बर जब मैं यहाँ आया था और लोगों ने जिस तरीके से मुझे तिरस्कार किया था, पर प्रभु श्री कहते हैं कि तिरस्कार को फील नहीं करना चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड आई एम वर्किंग वर्किंग रियली रियली हार्ड। तो आपको ये समझना है मेरे बंधु फर्स्ट ग्रेड वालों कि आपको मैं ऐसा डिसअपॉइंट फील नहीं रह करके बैठा रहने दूंगा, आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। आप बस मुझे 2-3 दिन का समय दे दो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। जो ऑप्शंस बिलो दिए हुए हैं, इससे हमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब को चूज करना है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, समझना पड़ेगा हमें कि यहां पर वी डैश हर यस्टरडे, हमने उससे यस्टरडे क्या किया, ये यहां पर पूछना चाह रहा है। अब देखो, अगर मैं बोलता कि हमने उसको इनवाइट किया है किसी काम के लिए, तो काम के लिए निमंत्रण देना, आमंत्रण देना या सहायता के लिए बुलाना होता है कॉल इन, ठीक है। कॉल एट क्या होता है, कॉल एट समझ लेना मेरे बच्चे, किसी चीज पर स्टॉप कर जाना, किसी जगह पर रुक जाना, वहां बोलते हैं कॉल एट, है ना। अच्छा, कॉल अप क्या होता है, कॉल अप होता है मान लो किसी दोस्त को फोन लगा लिया, या मान लो कि आपके ऊपर नहीं, चलो आपके ऊपर नहीं लेते, है ना मान लो किसी के ऊपर भी कोई कानूनी कोई लीगल एक्शन के लिए सम्मन किया जा रहा है, एक लीगल एक्टिविटी कुछ आपने गलत वलत कर दिया, उसके लिए कानूनी रूप से आपको बुलाया जा रहा है, उससे भी बोलते हैं कॉल अप। लेकिन आप किसी को विजिट करते हो ना, आप खुद कहीं पर गए, आपने उसको विजिट करा, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आता है कॉल ऑन। मेरे बंधु इस बात को ध्यान रखना, तो वी कॉल ऑन हर यस्टरडे, ये आएगा। और इन चारों का मीनिंग याद रखना मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, इन चारों का अगर आप मीनिंग याद रखेंगे तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चलो भाई, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको बिना मीनिंग चेंज करते हुए इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। और देखो बोलना क्या चाह रहा है कि आपको इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रेन इन इंग्लैंड। रेन का मतलब साम्राज्य करना, राज्य करना। तो अल्फ्रेड सबसे महान राजा था जिसने इंग्लैंड के अंदर साम्राज्य किया। यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी दूसरा राजा इतना महान नहीं था जितना एल्फ्रेड था, है ना। समझ रहे हो बात को। तो नॉट एल्फ्रेड बट अदर किंग, तो ये तो नहीं होगा ना, इसका मतलब तो है कि एल्फ्रेड ने नहीं किसी और राजा ने रेन किया, नहीं हो सकता। नो अदर किंग, देन आता है मेरे बच्चे, जब कंपैरिजन करते हैं, हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं भाई उसके जैसा किसी ने किया ही नहीं। नो अदर किंग बेस्ट, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, इसमें देन भी आ रहा है, ये भी निकल जाएगा। नो अदर किंग एज गुड एज एल्फ्रेड एवर रेन्ड इन इंग्लैंड, इतना कोई भी महान राजा नहीं हुआ जितना कि एल्फ्रेड हुआ। नो अदर किंग वॉज एज गुड एज एल्फ्रेड एवर रेन्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश सॉरी इंग्लैंड। हाँ इंग्लैंड, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश निकल रहा है, ये अंग्रेज हमारा बड़ा बेड़ा गर्क करके गए हैं, सही बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, है ना। ऐसे अच्छा आपके तो फिर भी मजा है, ये जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं ना, वो इतना उनका वर्ड मीनिंग रात को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, चूरन खा के सोते हैं वो, सही में। वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स, जिसमें वो रणछोड़ दास चांचल और एक फुनसुक वांगड़ू, है ना, वो चूरन खा के सोता है रात को। तो वो चूरन खा के सोते हैं एसएससी वाले, उनको वोकैब याद करनी पड़ती है, वरना सुबह तक भूल जाते हैं अगर चूरन ना खाए तो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अदर एग्जामिनेशंस, ठीक है, इन अदर एग्जामिनेशन सॉरी।
अच्छा, यहाँ की बात यहाँ चल रहे थे, कहीं और चले गए, सॉरी। नो अदर किंग, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है यार, ये सही प्रिंट नहीं किया हुआ, या फिर या एग्जाम में ही ऐसा आया है, ये यहाँ पर वॉज आना चाहिए मेरे भाई। नो अदर किंग वॉज एज गुड एज अल्फ्रेड एवरेन, यहाँ पे वॉज तो आना चाहिए भाई। ये अगर अब एग्जाम में दिया भी नहीं हुआ है, या फिर यहाँ मैंने जब किसी को भेजा है तो उन्होंने प्रिंट में गलती करी है, पर यहाँ पे वॉज आना चाहिए मेरे भाई। पर ये अगर ऑप्शन बचता ही हमारे पास में ये है, तो ये वाला हमें सही करना पड़ेगा। शी हर पेरेंट्स डिसीव्ड, उसने अपने पेरेंट्स को डिसीव कर दिया। डिसीव कर देना है ना, तो डिसीव करना के लिए हमारे पास में क्या आती है? डिसीव करना के लिए हमारे पास में एक ही आती है, वो है टुक इन। उसने क्या कर दिया? शी टुक इन हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को डिसीव कर दिया। वहां पर क्या आएगा? टुक इन आएगा। इस बात को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो भाई, आई डोंट सी वाई यू अपोलोजाइज, मुझे समझ नहीं आता कि आपको अपोलोजाइज क्यों करना चाहिए, आपको माफी क्यों मांगनी चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन है। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए मॉडल्स आप सबको पता होगा, हमने मॉडल्स के Q&A कर रखे हैं प्रैक्टिस वाले। जिस भी दोस्त को, जिस भी बंधु को अगर अभी भी रिक्वायरमेंट हो, नीड हो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर हमारे पास में मोरल ऑब्लिगेशन के लिए क्या आएगा? शुड आएगा, इस बात को ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको बताया, आई डोंट सी वाई यू शुड अपोलोजाइज, तो ये वाला शुड बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल्स के हम लोगों ने क्या बनाए हुए हैं? PYQ बनाए हुए हैं। उस सेशन को आपने मेरे भाई जाकर के चेक करना है, क्योंकि वो सेशन है ना, आपको आगे तक लेकर के जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड ग्रेड वाले हैं मान लो, है ना, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो वो सेशन एक प्रकार से वरदान है, क्योंकि वहां पर जो मॉडल्स हम लोगों ने प्रैक्टिस करे हैं उसमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी। भाई अगर बिल्कुल बेस जानना चाहते हो कि कौन सा मॉडल कहाँ पर आएगा, तो वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इवन इफ यू अंडरस्टैंड कि मॉडल्स कैसे चलते हैं, तो उसके क्वेश्चंस PYQ आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो अपने पास तो दोनों हाथों में लड्डू हैं भाई, जाके चेक कर लेना। वी डिस्कस द मैटर डैश अ कप ऑफ कॉफी, 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 ठीक है। वी डिस्कस द मैटर डैश अ कप ऑफ ऑफ कॉफी, हमने कॉफी के कप के ऊपर मैटर को डिस्कस किया। यहाँ पर क्या आएगा? ओवर आता है, जैसे लंच पर तो ओवर लंच, डिनर पर डिस्कस किया तो ओवर डिनर, है ना। तो इस प्रकार से आता है, जब भी मैटर डिस्कस कर रहे हो तो अपन वहां पर ओवर लगाते हैं। वैसे भी इन तो किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है उसके सेंस में आता है। टू किस सेंस में आता है? टू और टुवार्ड्स का मैं आपको थोड़ा सा खेल समझाता हूँ, ये समझना हो सकता है आपके एग्जाम में काम आ जाए। ये आप पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको टू और टुवार्ड्स को, सबका भला हो जाए अपना, तो वही मेन एम है। आप ये समझें कि मैं बोलता हूँ कि मैं जयपुर गया, या मैं हैदराबाद गया, मैं मुंबई गया। मैं मुंबई गया बोलता हूँ, आई वेंट टू मुंबई, है ना। तो इसमें क्या होता है? आई वेंट टू मुंबई, जैसे मैंने बोला कि मैं मुंबई गया, तो यहाँ पर क्लैरिटी पता है क्या है? यहाँ पर क्लैरिटी है कि मैं मुंबई पहुंच गया। अब समझो कि कोई एक्सीडेंट हुआ और है ना, पुलिस तफ्तीश कर रही है, ढूंढ रही है, और फाइंड आउट सर्च कर रही है कि एक बच्चा था, और एक बच्चा निकला घर से अपना, उस जंगल के लिए निकला। अब वो अगर वहां पहुंच गया होता, तो पुलिस पुलिस उसका सर्च नहीं कर रही होती, तफ्तीश नहीं कर रही होती। तो यहाँ पर मेरे दोस्त क्या आएगा? द चाइल्ड, अब कोई मान लो बता रहा है कि बच्चा उस तरफ गया, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स, किस तरफ गया? जंगल की तरफ गया। वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो पता नहीं है। टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, इस तरीके से फर्क होता है टुवर्ड्स और टू के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अब एग्जाम हमारा लेवल अप हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर का तो सेकंड ग्रेड वालों खींच करके रखना है आपको, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर तो पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम ही डैश पेंटिंग, जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो पेंटिंग, देखो यहाँ जो समझ है ना,
वो मेजर रोल प्ले करती है कंजंक्शन का। कंजंक्शन का ही यहां पर मेजर रोल है, मेजर काम यहां पर इसी का ही है। अब देखो, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, जहां पर व्हेन आता है ना, तो व्हेन के अंदर एक एक्टिविटी अगर अपने पास में पास्ट सिंपल की है, मेट आ रहा है, तो दूसरी एक्टिविटी जो आएगी वो पास्ट कंटिन्यूस की आएगी। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की दूसरी एक्टिविटी चाहिए। ये तो हैज बीन स्टडिंग आ रहा है, निकाल दो। इज स्टडिंग प्रेजेंट का है, निकाल दो। हैव बीन स्टडिंग प्रेजेंट का है, निकाल दो। क्या आएगा? वॉज स्टडिंग। व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम ही वॉज पेंटिंग, सॉरी। अच्छा, ये ऑप्शन भी चेंज कर दिया गया इन लोगों ने, या टाइपिंग की गलती है? तो वैसे ये होगा वॉज, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, वॉज प्लस आईएनजी इसके अंदर आएगा। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग अ सुटेबल प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब। वही आ गया, फ्रेजल वर्ब आ गई कि आपको चूज करना है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो वो परफेक्ट रहेगी। ही टुक डैश हिज फादर। अब वो अपने पिताजी के ऊपर गया है, तो एक है ना, आती है टेक्स आफ्टर। क्या आता है? टेक्स आफ्टर, उसका मतलब होता है रिजेम्बलेंस, कि आपका रिजेंबल किससे होता है, चेहरा किससे मिलता है। तो वैसे तो टेक्स आफ्टर होता है, लेकिन ये पास्ट की टुक है ना, तो हमारे को तो एक प्रीपोजिशन देखनी है साथ में, कौन सी आएगी? तो क्या आ जाएगी? टुक आफ्टर। ही टुक आफ्टर हिज फादर, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि, है ना, ऐसे करके मैंने पूछा था, ही built his office, built his office dash dash corridor. He built his office dash dash corridor. अब यहाँ क्या आएगा? क्या यहाँ पर along आएगा? क्या यहाँ पर above आएगा? क्या यहाँ पर beneath आएगा? या यहाँ पर before आएगा? ये आपको कमेंट करके बताना है कि he built his office डैश डैश कॉरिडोर, क्या यहाँ पे अलोंग आए, अबोव आए, बीनीथ आए, बिफोर आए? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी है और ब्लैंक्स में फिल करनी है। ही लिव्ड, आई हैव लिव्ड डैश दिस स्ट्रीट डैश डैश 10 ईयर्स। ये अगर आपने प्रिपोजिशन के, मैंने 40 से क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने 40 क्वेश्चन करे होते ना, तो ये वाला आपका गलत ही नहीं होता। ये बहुत से बच्चों का गलत हो गया है, और मुझे अफसोस तो है ही कि चलो बच्चों का गलत हो गया, पर मुझे ज्यादा अफसोस इस चीज का है कि यार यहाँ ना, इस लेवल का ये क्वेश्चन है कि ये फंसा देता है बच्चे को, कि वो ग्रामेटिकल रूल फॉलो करे या फिर वो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है उसे फॉलो करे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को, जो दोस्तों को मेरे, फंसा देते हैं। लेकिन हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अब चौकन्ना होना पड़ेगा। समय चलो जैसा भी एग्जाम रहा, बट अभी तो है ना जिंदगी आगे। तो किसी में भी अगर आप प्राइवेट भी टीचिंग करते हो, नो मैटर वट एवर यू डू, आप, जो जिसने ये प्रिपरेशन का गेम खेल लिया ना भाई, वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं पाता। ना वो मजदूरी कर सकता, ना वो दिहाड़ी कर सकता, ना वो कोई रिक्शा रिक्शा चला सकता है। मजबूरी की तो बात ये है, और बड़ा पेनफुल उस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए रहता है जो इस सिचुएशन से निकल रहे होते हैं। बातें करना आसान है, लेकिन आप समझो कि उसकी मानसिक स्थिति किस रूप से टूटी होती है उस समय, कि वो बच्चा फिर किसी और काम को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, है ना। दैट इज हाउ बैड आवर सिस्टम इज। हमारा सिस्टम इतना खराब है, ठीक है। आई हैव लिव्ड डैश दिस स्ट्रीट डैश डैश 10 ईयर्स। अब यहां पर चार ऑप्शंस में से थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, कि यहां पर आ रहा है 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स हमारे पास में जो है, 10 ईयर्स हमारे पास में कोई फिक्स टाइम नहीं। अगर फिक्स टाइम होता तो हम लोग सिंस लगाते, अब फिक्स टाइम तो है नहीं। तो फिक्स टाइम नहीं है, तो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है?
4 आता है। तो यहाँ पे 4 किस किस में दिया हुआ है, 4 दो में ही है, फर्स्ट और सेकंड में। तो एक बार इन वालों को साइड हटा दो। अब यहाँ सारा खेल छिपा हुआ है। अब आपके दिमाग में भी ये बात आती होगी कि जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको भी हो सकता है सरप्राइजिंग भी हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई हैव लिव्ड इन दिस स्ट्रीट फॉर 10 ईयर्स। अब आपके दिमाग में, क्योंकि अगर आप लोग उस लेवल पर मेहनत कर चुके हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना लाजमी है कि क्या गली के अंदर कोई रह सकता है क्या, है ना। अब एग्जामिनर ने यहाँ क्या गेम खेला, आप ये समझो कि उसने आपको स्ट्रीट का एड्रेस नहीं दिया, लोकेशन नहीं बताई। अगर लिखता ना 302/105 बार्कर स्ट्रीट या ऐसा कुछ भी है, तब आप लोग क्या लगाते, तब लगाते एट। लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैं जयपुर में रह रहा हूं, तो आई एम स्टेइंग इन जयपुर, एट जयपुर थोड़ी बोलूंगा, है। अब उसी तरीके से जब तक स्ट्रीट आपके पास है तो आप बता रहे हो कि विद इन दिस एरिया, उस एरिया के अंदर में रहता हूं, तो यहां पर लोकेशन की बात नहीं हुई है, यहां पर इन और फॉर रहेगा। इस बात को समझना हो सकता है मेरे बच्चों का गलत हो गया हो, मेरे दोस्तों का गलत हो गया हो, बट ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा फैक्ट कि इस तरीके से इस लेवल पे जाकर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि वो यही तो चेक करना चाह रहा है ना एग्जामिनर, मैंने जैसे बोला अब आपसे, वो ये नहीं चेक करना चाह रहा कि आपको आता है कि नहीं आता, ही नोस कि आपको आता है, बट वो चेक कर रहा है कि आप अगर एक्सप्लेन करते, आपकी अगर एक्सप्लेनेशन होती, जैसे अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, पहले ही आराम से कर लें, कुछ को आराम से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में जाके मजे से बातें करेंगे उसके ऊपर, तार्किकता समझेंगे। एग्जामिनर भी आपसे तार्किकता समझना चाहता है मेरे दोस्त, उसे पता है यू नो द आंसर, उसको पता है कि इतने अगर समय से मेहनत कर रहे हो तो आंसर तो पता होगा, लेकिन क्या ये आंसर को क्रैक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हिज कार स्ट्रक डैश ट्री, यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन, यहाँ पे भी डैश डैश आना था। ये एक जो रूल चलता है कि अगर पहले किसी नाउन की बात आए और फिर कोई नाउन दोबारा वही रिपीट हो, तो अगर दोबारा वही नाउन रिपीट होती है तो पहली वाली में ए या एन आर्टिकल लगाओ और दूसरी वाली में फिर द आर्टिकल लगाओ, ये इसका रूल रहता है। जैसे हम लोगों ने जब आर्टिकल का सेशन पढ़ा तो वहां पर यही बात सेशन में पढ़ने से पहले कि आर्टिकल होते क्या है क्या नहीं, वहां पे 3 कहानियां हम लोगों ने करी और मैंने आप टैब के अंदर भी डलवाया था इस चीज को कि, है ना, कि सेशन के लिए हम लोगों ने बहुत प्लानिंग की, वी रियली वर्कड हार्ड फॉर द सेशन, और फिर वो स्टोरी उस तरीके से पुल ऑफ नहीं हो पाई जिस तरीके से चाह रहे थे। बट देन अगेन देयर आर टाइम्स, देयर आर बैड टाइम्स, देयर आर गुड टाइम्स, अच्छे समय भी होता है, बुरा समय भी होता है, जीवन के अंदर भी होता है ना। तो यहाँ पर समझना यह है, हिज कार स्ट्रक अ ट्री, एक ट्री में जाकर लगी, है ना, यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री। अब दोबारा ट्री रिपीट हो रहा है तो द आर्टिकल, इस रूल को समझ लेना, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लेना कि जहां पर हमारे पास में एक बार कोई नाउन आती है किसी सेंटेंस के अंदर एंड इफ दैट नाउन रिपीट्स, अगर वो नाउन रिपीट होती है तो फिर हम वहां पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। इस बात को अपन को दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में फिर ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। और इससे अगर जो मेरे एसएससी वाले मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए तो फिर ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि अगर जब आप पैराजंबल करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए पैराजंबल में ये चीज बड़ी काम की है, आर्टिकल किस तरीके से रिपीट करते हैं, प्रोनाउन का भी ये चीज सीन रहता है, पहले नाउन आती है फिर उसी का प्रोनाउन आता है ना। बोलते हैं ना कि नाउन की जगह पर काम आने वाले शब्द को प्रोनाउन बोलते हैं, तो ये इस तरीके से तो काम करता है सारा कुछ। Choose the correct option. Did the Roman slaves the right to own property? क्या आना चाहिए इसके अंदर। ये बोल रहा है कि जो रोमन स्लेव्स हैं क्या उनके पास में ऐसा अधिकार, राइट यहाँ पे अधिकार से मतलब है, क्या उनको अधिकार है प्रॉपर्टी को ओन खरीदने का, करने का, खरीदने का, परचेज करने का। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं, क्योंकि डिड तो खुद आ ही रहा है तो डिड के साथ में फिर पास्ट का तो सवाल नहीं होता, ये हटा दो, है ना। यहाँ पे आएगा डिड द रोमन स्लेव्स हैव द राइट, हैव द राइट सही होगा। अब ये भी समझना कि हैज क्यों नहीं आया यहाँ पर। कई बार आपके दिमाग में ये ऐसे हो सकता है कि ये जो रोमन स्लेव्स है ये प्लूरल है और ये प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हैव आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डिड के साथ में है भी आपको लगाना पड़ेगा, ये एक पैटर्न होता है। जैसे क्या उसके पास कार है,
डिड ही हैज अ कार नहीं आएगा, डिड ही हैव अ कार ही आएगा। इस बात को भी अपन को नोट करना है कि दिस इज अ पैटर्न, दिस इज अ सेट पैटर्न। अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वेयर आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू द पैटर्न्स एज वेल, कि पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा समय के साथ, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो करते रहेंगे ना। This telegram has just arrived and the man wait in case you want to send आना चाहिए था यहाँ पे, you want to send। ये थोड़ा सा लगता है कि शायद तक मेरे ख्याल से टाइपिंग में ही कमी रह गई है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है गिवन इन द ब्रैकेट फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके लिए हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना पड़ेगा। जैसे यहां देखो, दिस टेलीग्राम हैज जस्ट अराइव्ड, ये टेलीग्राम जस्ट आया ही है, एंड द मैन, और जो आदमी है, वेट इन केस यू वांट टू सेंड अ रिप्लाई। ठीक है, क्या आना चाहिए, इज वेटिंग, आर वेटिंग। अब यहां लिखा हुआ, यहां हमें ये हमें वांट की वर्ब चाहिए, और वांट की वर्ब में कभी भी एक तो आईएनजी नहीं होता, काफी सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिसके अंदर आईएनजी नहीं होता, जैसे रिमेंबर में नहीं होता, फॉरगेट में नहीं होता, ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं जिसमें अपन आईएनजी नहीं लगा सकते। तो ये वांट में भी आईएनजी अपन नहीं लगा सकते, पहली बात तो ये, तो यहां से ये तो निकल गया। ठीक है, और दूसरी जो बात है अपने पास में वो ये है कि यहां से समझना है कि ये तो चलो नहीं आया हमारे पास में, ये वाला तो हमारे पास में नहीं आया, लेकिन ये वाला जो पहले वाला जो हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये वेट की बात कर रहा है, और वेट एक लॉन्ग प्रोसेस में रहता है, तो हमें इसके साथ में कंटिन्यूअस टेंस चाहिए और आईएनजी वाला चाहिए। तो आईएनजी वाला तो फिर ये है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेजेंट वाला ये है ना, इज वेटिंग, तो इज वेटिंग आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, वांट आएगा। वॉज वेटिंग नहीं आ सकता, क्योंकि वॉज वेटिंग कहाँ का होता, पास्ट का होता, और पास्ट का वॉज वेटिंग अगर मान लो कर भी देते अपन, तो यहाँ पे अपन को वांटेड चाहिए फिर, तो फिर वांटेड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये नहीं बनेगा। ये वेट्स और वांट वाला हो सकता था, बट ये तभी होता है जब जीरो लेवल का कंडीशनल सेंटेंस हो। क्या हो, जीरो लेवल का कंडीशनल सेंटेंस हो, तभी इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है जिसमें दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस होता है जब जीरो प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि जो पानी है, अगर आप पानी को हीट करो तो ये बॉयल होता है, तो इफ यू हीट द वाटर इट बॉयल्स, है ना। तो इस प्रकार से फिर ये चल सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, तब तक अपन इसके साथ में ये वाला भी पैटर्न सही नहीं कर सकते। तो अगर एक तर्क भी अपन लगाते तो अपने पास में क्लैरिटी मिलती कि हाँ, सेकंड वाला इज वांटिंग, इज वेटिंग एंड वांट वाला क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। इस बात को नोट करना। मैरी डिसाइडेड टू डैश बाय आस्किंग हर क्लासमेट्स अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स। ये एक्चुअल में बड़ा ही सिंपल सा इन्होंने एडीएम पूछ लिया, और इस एडीएम पे हम लोगों ने कई बार बात भी करी, जब एडीएम्स की हमने इमोजी वाली क्लासेस स्टार्ट करी, वो उसमें हम लोगों ने कई बार इसकी बात भी, चर्चा भी करी। मैरी डिसाइडेड टू डैश बाय आस्किंग हर क्लासमेट्स, आस्किंग का मतलब है अब ये बातचीत कर रही है उनसे, अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स, उनके वीकेंड प्लान्स के बारे में। अब मान लो ऐसा माहौल है जहां पर बातचीत नहीं हो पा रही है, लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उतने इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पर फिर बातचीत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक द आइस, यानी कि जो एक नर्वसनेस है, एक बातचीत नहीं हो पा रही है, हमें लोगों से बातचीत स्टार्ट करनी है, वहां पे क्या आता है, ब्रेक द आइस आता है। यहाँ पर क्या आएगा, ब्रेक द आइस आएगा, क्योंकि उसने बातचीत स्टार्ट करी, उसने शी ट्राई टू ब्रेक द आइस। और ये ऐसा होता भी है। आप देखो, अगर नई जगह पर हम लोग जाते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों से बातचीत करना, क्योंकि यू डोंट नो देम, आप उनको जानते नहीं हो, एंड यू वांट टू नो देम, आप उनको जानना चाहते हो। बट देन अगेन द क्वेश्चन कम्स कि हम उनसे बातचीत स्टार्ट कैसे करें। और जब आप बातचीत स्टार्ट करना चाहते हो या आप एक स्टेप लेते हो, तो तब बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि आपने वो कदम उठाया जिससे कि बातचीत स्टार्ट हो पाई। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ेंगे अपन। मुझे इस पेपर का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन लगा ये वाला, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड
एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो कोड वोड तो आप लोग अपने आप जांच लोगे, मुझे पता है, इतने मेरे इंटेलिजेंट भाई बहन हो आप। और बाकी चीजें अपन यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो एक लिस्ट में दिया हुआ है कि कौन सा मॉडल किस चीज के लिए आता है, ये ध्यान रखना। मॉडल्स मूड बताते हैं, तो ये वो मूड है, वो भाव है जिसके लिए मॉडल आता है। अगर मैं बात करता हूँ कंपल्शन की, तो कंपल्शन होती है किसी कार्य को करने की अनिवार्यता। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या आता है, मस्ट आएगा। तो पहले का अपने पास में लिस्ट वन से अगर मैच करें तो अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं अपन, ताकि ये ऑर्डर अपन को सही मिले। तो शुड की अगर मैं बात करता हूँ, तो शुड आपको पता है, हमने पहले भी इसी पेपर में बात करी है कि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आएगा, नैतिक जिम्मेवारी के लिए आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड किस किस में है, इसमें फर्स्ट का सेकंड नहीं है तो ये वाला तो निकाल दो, फर्स्ट का थर्ड दे रखा है। इसमें भी ए का थर्ड दे रखा है तो इसको भी निकाल दो। बचे हमारे पास में दो, फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम ट्रिकी हो जाएगा। बी क्या, बी का मतलब है मे, और मे देखो मे मांगता है किसका, मे आता है जब आपके पास में परमिशन चाहिए होती है फॉर्मल। तो यहाँ पर दोनों में बी सेकंड, बी मेथड दिया हुआ है, बी मेथड दिया हुआ है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, दोनों एक जैसे हैं। फिर अपन को थर्ड चेक करना पड़ेगा, विल। विल बात करता है किसकी, डिटर्मिनेशन की। अब यहाँ अपन को शायद तक आंसर मिल जाए, क्योंकि अपने पास थर्ड का फोर्थ आ रहा है ना, सी का फोर्थ आ रहा है, तो ये वाला जो अपना है, ए वाला कोड जो अपना सही है। क्योंकि अपन ने मस्ट की तो बात कर ली कि मस्ट आता है किसके लिए, कंपल्सन के लिए आता है। मैंने जब मॉडल्स के पीवाईक्यू करवाए हैं तो उसके अंदर 5 से 7 मिनट्स के अंदर हार्डली सारे मॉडल एक्सप्लेन करने का भी ट्राई किया, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो माइंड के अंदर, और भी किसी प्रकार का आप हेल्प चाहते हो, कोई सेशन चाहते हो कि जिसके ऊपर हम लोग काम करें। मैंने पहले भी बोला कि बहुत समय थोड़ा सा कम रहता है, बट मैं प्रयास करता हूँ कि आप जो भी लोग हैं मेरे भाई बहन हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के अंदर कर रहे हैं, मैं सबसे एक बार तो जिंदगी के अंदर रूबरू हो पाऊँ, है ना, मिल पाऊँ। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इस दिए हुए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हैज द हाउस बीन मेड ब्यूटीफुल, हैज द हाउस बीन मेड ब्यूटीफुल, तो हैज आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस की एक खूबसूरती ये है कि ये धोखेबाज नहीं है, ये प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखती है। तो यहाँ पर हैज के लिए डिड तो आएगा नहीं, निकाल दो। हैड आएगा नहीं, निकाल दो। अब बचा क्या, या तो हैव यू बीन आए या हैव यू मेड आए। हम सबको पता है कि हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म जब आती है हमारे पास में, है ना, एक्टिव के अंदर, तब उसका पैसिव बनाते समय बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां देखो मेरे बंधु क्या लिखा हुआ है, हैज द हाउस बीन मेड, तो बीन तो पहले आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस है भी कौन सा, पैसिव वॉइस का है, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्टिव में चेंज करो। तो एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आएगा हैव यू मेड द हाउस ब्यूटीफुल, और ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पैसिव वॉइस में अभी जब आपका एग्जाम होगा, आपको 2-3 बातें मैं बताता हूँ, ध्यान रखनी है आपको। यू हैव टू बी केयरफुल एंड वॉचफुल, पे अटेंशन, एंड आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उन चीजों के बारे में कि जैसे एक्टिव वॉइस ना, एक्टिव वॉइस बनी किस लिए, एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, एक जनरल कोई बात बोली गई है, फिर उसका पैसिव बनाना ही क्यों होता है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जाते हैं ना, तो एक्टिव से पैसिव हम लोग इस रीजन से बनाते हैं कि हमें ये बताना होता है कि इवन इफ देर इज नो सब्जेक्ट, even if there is no subject and we want to give more value to the given verb, जब हमें verb को more value देनी होती है तब हम लोग बनाते हैं पैसिव। इसीलिए आप चेक भी करते हो कि पैसिव के अंदर हमेशा ही verb की कौन सी फॉर्म दिखने को मिलती है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि वहां पे वैल्यू वर्ब की फॉर्म की ज्यादा है। दूसरी खास खास बात है एक्टिव से पैसिव की, कि आप देखना कि नरेशन जो होती है ना, वो अपने टेंस को चेंज करती है। जैसे प्रेजेंट का पास्ट बनेगा, जैसे विल का वुड बन गया था, है ना, मैं इज एम आर है तो वोज वर बन जाता है, जैसे पहले मैरी वाले क्वेश्चन में बन गया था, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूं तो। और देखो वो पास्ट में लेकर के जाएगी। लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस दिमाग में रखना कि ये प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखती है, पास्ट को पास्ट में रखती है, फ्यूचर को फ्यूचर में रखती है, मॉडल्स को मॉडल्स में ही रखती है, उसका रूप चेंज नहीं करती। जैसे कैन आया तो कैन का कैन आएगा,
मे आया तो मे का मे आएगा, माइट आया तो माइट का भी माइट ही आएगा। एक्टिव से पैसिव का रीजन ही ये है कि वहां पे वर्ब की ज्यादा वैल्यू, ठीक है। इस बात को बड़ा पकड़ के चलना, नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस की ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है काफी सारे दोस्तों को, क्योंकि ये एक ऐसा लगता है कि भाई एक्टिव वॉइस कर रहा हूँ कि नरेशन कर रहा हूँ, है ना। तो वो उस चीज के लिए अपन को हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बी बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हम अगर अगर लेट्स से इफ वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ लॉजिकल, है ना, रीजनिंग behind everything we do. And once you have the logical reasoning behind whatever you do, no matter you know the matter or not, your answer is going to be correct. आपका आंसर सही हो सकता है अगर आपको रूल्स ना भी पता हो तो भी। चलो, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। हमें दिए हुए सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। टू ऐड टू हिज मिसफॉर्चून्स हिज फादर डाइड। उसके मिसफॉर्चून्स को ऐड किया और उसके फादर एक्सपायर हो गए। अब देखो, ये आप समझ रहे हो, कंपाउंड में बदलना है। और जब कंपाउंड, आप सिंपल से कंपाउंड बदलते हैं, हमने कंजंक्शन की थी फैन बॉयज, और वहां पर फैन बॉयज का ही रूल आपको अपना अप्लाई करना होता है। इसका मतलब है कि या तो फोर आ सकता है, एंड आ सकता है, फोर आ सकता है, एंड आ सकता है, नोर आ सकता है, बट आ सकता है, और आ सकता है, येट आ सकता है, और सो आ सकता है। तो यहां देखो भाई, अपने पास में कहां पर है, या तो हिज फादर डाइड सिंस, तो सिंस तो निकाल दो। हिज फादर डाइड बिकॉज, तो बिकॉज भी निकाल दो। हिज फादर डाइड एंड, देखो एंड आ रहा है ना यहाँ पे, तो बस फिर अपना काम हो गया। एक सेंटेंस हमने दो इंडिपेंडेंट को मिला करके सेंटेंस बना दिया, हिज फादर डाइड एंड दिस एडेड टू हिज मिसफॉर्चून। ये ध्यान रखना कि ये वाला बिल्कुल थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बता भी दी, एक बार पहले भी हम लोगों ने बात करी कंजक्शन की, तो ये चलता रहेगा, साथ साथ में हम लोग करते रहेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। इज देयर डैश वन मूविंग अबाउट डाउन स्टेयर्स, आई हर्ड डैश थिंग फॉलिंग। अब यार ये क्वेश्चन है ना, ये तो मैं कहता हूं कि इसको समय के साथ ही इसका आंसर आरपीएससी को डिक्लेयर करने दो, है। क्योंकि ये क्वेश्चन, अब क्या वो करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के बड़ा सरप्राइज भी हूं मैं। अब या तो रूल के हिसाब से चलें तो फिर काम गड़बड़ है, और अगर इंग्लिश जनरल जो बोली जाती है, क्योंकि आरपीएससी ब्रिटिश इंग्लिश को मानती है, तो ग्रामर रूल्स को मानेगी, और ग्रामर रूल्स को मानेगी तो फिर यहाँ दिक्कत है। इज देयर डैश डैश वन मूविंग अबाउट डाउन स्टेयर्स, आई हर्ड थिंग फॉलिंग, मैंने कोई चीज गिरते हुए सुनी। अब जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब मैं बात करता हूँ, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो रूल्स बोलता है, उसके अंदर हमारे पास में क्या आता है, एनी आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में एनी आना चाहिए। और सेकंड है आई हर्ड थिंग फॉलिंग, और सेकंड वाला है कि मैंने कोई चीज गिरते हुए सुना। अब अगर अपने यहाँ पे फर्स्ट वाले में एनी करते हैं, तो अपने पास में फिर दूसरे वाले में सम का ऑप्शन नहीं बच रहा है। देखो यहाँ पे एनी आ रहा है तो सम का ऑप्शन नहीं बच रहा, यहाँ पे सम आ रहा है तो पहले वाले में सम लगाना पड़ेगा। तो फिर बचा ऑप्शन कौन सा हमारे पास में, सी बचा, एनी और एनी। और रीजन देखो, रीजनिंग ही करनी पड़ेगी इसका। अब आरपीएससी क्या आंसर मानेगी, दैट आई डोंट नो, बट मेरा ये मानना है, क्योंकि जो सेकंड चीज है, जो सेकंड वाला हमारे पास में पार्ट है इस सेंटेंस का, आई हर्ड थिंग फॉलिंग, मैंने चीज नीचे गिरते हुए सुनी, मेरा ये मानना है कि वो चीज अनसर्टेन है और डाउटफुल है कि कौन सी चीज नीचे गिरी है। तो यहाँ पे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एनी आता है, नो डाउट, तो यहाँ पे एनी आना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो है, क्योंकि चीज में सर्टेनिटी नहीं है, चीज डाउटफुल है कौन सी गिरी है, तो हो सकता है कि डाउटफुल है ये भी एक क्वेश्चन के रूप में उसे माने और एनी को करेक्ट करे। ऐसा मेरा लॉजिकल रीजनिंग है। बाकी हो सकता है कि आरपीएससी इसके साथ भी चली जाए, सम और सम के साथ में भी, तो इसके लिए तो भाई अब मेरा तो मानना है भाई एनी और एनी है। बाकी तो वेट एंड वॉच की वो लोग क्या लेकर के इसका बनाते हैं। और मैं एक बात और एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी सम और सम को करेक्ट मान रखा है, बट मैं
थोड़ा तार्किकता पे चलने वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है कि जब तक आरपीएससी खुद इस चीज को चल के क्लैरिटी नहीं देगी तब तक हम सम और सम को नहीं मान सकते रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। द काउंसिल दैट मेट इन द टाउन हॉल के अंदर जो काउंसिल मिली, जो कमेटी मिली, डिवाइडेड थी। अब ये हमने जब नाउन का सेशन पढ़ा था बड़ा प्रेम से पढ़ा था हम लोगों ने, और वहां मैंने सब कुछ क्लैरिटी दे रखी है कि जब जूरी, आर्मी, काउंसिल, टीम, कमिटी, अगर ये एक मत है तो सिंगुलर है, और डिवाइडेड है तो प्लूरल है। तो प्लूरल है क्योंकि डिवाइडेड है, तो प्लूरल के लिए विल तो आएगा नहीं, विल तो फ्यूचर का हो गया ना, डिवाइडेड है ना, तो वॉज आएगा नहीं, सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, तो बचा क्या, वर। द काउंसिल दैट मेट इन द टाउन हॉल वर डिवाइडेड, और यही इसका सही होना चाहिए। हाँ देखो भाई, यहां पर अपन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस तरीके से अपन को इनको मैच करना है कॉलम्स को, है ना। तो पहला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप बोलते ना किसी को, ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, सुना होगा आपने, ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। तो ब्रिंग अप होता है किसी को एजुकेट करना। ठीक है। तो पहले का आएगा हमारे पास में फोर्थ। तो पहले का फोर्थ किस में है, इसमें तो है नहीं, थर्ड दे रहा है, इसमें भी थर्ड दे रहा है, इसमें फोर्थ दे रहा है पहले का, और इसमें फोर्थ दे रहा है। आगे देखते हैं, गिवन इन। गिवन इन कोई है ना, गिवन इन के लिए क्या आता है हमारे पास में कि आप क्या करते हो, एक किसी के सामने कई बार हम लोग नतमस्तक भी हो जाते हैं क्योंकि हमें वहां से कुछ चीज प्राप्त हो रही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर गिवन इन का मतलब क्या आएगा, याइल्ड से हमारे पास में मीनिंग आएगा इसका। तो यहाँ पर फिर जो बी है, बी का आना चाहिए फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है थर्ड, ये वाला नहीं आएगा। पुट ऑफ सबको पता है कि पोस्टपोन कर दिया कोई काम है। स्टैंड बाय, किसी के साथ स्टैंड बाय करोगे, जैसे मैं आई स्टैंड बाय फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हु एस्पिरेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड। तो स्टैंड बाय आता है किसी का सपोर्ट करना। तो यहाँ पर फिर हमारे लिए कौन सा वाला सही बना, ये वाला हमारा इसका आंसर करेक्ट बन जाएगा। इस बात को आप लोगों ने गौर करना है, नोट करना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा, और वही बात है कि आपको समझना है कि ये पास्ट में चला गया तो पास्ट से आगे फिर कोई जगह नहीं बचती। ठीक है। जैसे इजम आर का आप वॉज वर कर दोगे, वॉज वर वर्ब में आईएनजी आए तो हैड बीन कर सकते हो, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर सकते हो नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। बट देन अगेन अगर आपके पास में हैड ही दिया हुआ है तो फिर ये रूल हमें पता है कि हैड को डबल करना होता है। तो यहाँ पे आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। अब इसको आप आई को ही भी मान सकते हो, शी भी मान सकते हो, वो सेंटेंस कैसे देता है एग्जामिनर उस पर डिपेंड करता है। तो ही हैड बीन नहीं आएगा, ही वॉज हैविंग नहीं आएगा, दैट ही हैड एन एक्सीडेंट द डे बिफोर ये हो सकता था, बट इसके अंदर डबल हेड नहीं है। डबल हेड किसमें है, इसमें है। ही सेड दैट ही हैड एन एक्सीडेंट द डे बिफोर। ये टाइम भी चेंज करते हैं हम लोग, इस बात को ध्यान रखना कि टाइम भी चेंज होता है नरेशन में। नरेशन का अपना एक फुल फ्लैज सेशन बना हुआ है, वो जाके आप चेक कर लेना। बाकी नरेशन के अब आने वाले दिनों में लेट वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक बच्ची ने बोला भी था और मेरा पूरा फोकस भी है, पर मेरी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि एक तो टाइम मरी रहती है, दूसरा ये रहता है कि मैं हर चीज को ना थोड़ा सा अलग वे के अंदर ले जाके करना चाहता हूँ। प्रयास है, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए लाइफ के अंदर। यू विल फेल, यू विल सक्सीड। ठीक है, यही लाइफ है। शी लॉस्ट नियरली फ्रेंड्स शी हैड। ये बहुत, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। शी लॉस्ट नियरली फ्रेंड शी हैड। अब यहाँ पे फ्रेंड के लिए कई लोग काफी कंफ्यूज हुए कि ईच लगाएं, एवरी लगाएं, या ऑल लगाएं, या ईदर लगाएं। देखो, ईदर यहाँ पर नहीं आएगा, ईदर का यहाँ सेंस नहीं है, इसको अपन पहले ही बार कर देते हैं। अब एवरी, ईच और ऑल के बीच में कंपटीशन है। ईच क्यों नहीं आया, ईच इसलिए नहीं आया, जब मान लो मैं बोलता हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं या एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिवली परफॉर्मेंस करी, हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग परफॉर्मेंस करी, अलग अलग करी, तो क्या आता, ईच आता। लेकिन ये बोल रही सारे,
फ्रेंड जो भी है ये एक ग्रुप के अंदर इसको लेकर के जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एवरी फ्रेंड आएगा। अब ऑल क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑल के साथ में तो फिर हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए थी, ऑल फ्रेंड्स शी हैड, है ना, इसलिए यहाँ पर सुटेबल क्या है, शी हैड लॉस्ट ऑल, शी हैज लॉस्ट नियरली एवरी फ्रेंड शी हैड। ठीक है जी, तो आपको इस आंसर को करेक्ट मान के चलना है, मान के क्या चलना है ही, है ना। I'll agree dash your suggestions if you lower the price। अगर आप प्राइस को कम कर देते हो तो मैं आपके सजेशंस को मान लूंगा। एग्री के साथ में हमारे पास में क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखो एग्री ऑन और एग्री एट तो निकाल ही दो, ये तो दोनों का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। अब कंफ्यूजन रहती है कि अग्री विद या अग्री टू आए। अग्री टू कब आएगा, अग्री टू हमें तब लगाना है जब हम लोग किससे अग्री करते हैं, किसी भी पॉलिसी से, किसी के विचारों से, मैं लिखता हूं किसी पॉलिसी से, पॉलिसी से, या हम लोग किसी ओपिनियन से, कोई ओपिनियन है उस ओपिनियन से हम लोग सहमत हैं तब, या फिर ऐसा अपन मान करके चल सकते हैं कि कोई आपने रूल्स पढ़े, नॉर्म्स पढ़े, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, अगर आप उससे सहमत हैं तब हमारे पास में क्या आता है, अग्री टू आता है। और अग्री विद कब आएगा, अग्री विद आता है जब आप किसी पर्सन से सहमत होते हैं। ये मैंने कई बारी ना शॉर्ट वीडियो कई बार हमने डाली ये वाली अग्री टू और अग्री विद वाली, अगर इन केस किसी ने देखी होती तो शायद तक यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। आई अग्री टू योर सजेशंस क्या होते हैं, किसी के सुझाव भी होते हैं, तो किसी के ओपिनियंस हो गए, किसी के विचार हो गए, तो हमारे पास में यही वाला सही आएगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसमें कौन सा मॉडल हमारे पास में आना चाहिए वो ये पूछना चाह रहा है। शी डैश डैश सिट फॉर आवर्स नियर द विंडो लुकिंग एट द डिस्टेंट माउंटेन्स। वो बोल रहे कि वो विंडोज के पास में बैठती है और माउंटेन्स को देखती रहती है, निहारती रहती है। और ब्रैकेट में दिया भी हुआ है कि जो मॉडल्स पूछा गया है आपसे ये किस लिए पूछा गया है, इसमें आपको बतानी पड़ेगी पास्ट हैबिट। तो जब आप पास्ट हैबिट को बताने की बात करते हो, अपन को एक बात बड़ी ही क्लैरिटी के साथ में समझनी पड़ेगी कि पास्ट हैबिट के लिए एक ही आता है हमारे पास में, वुड आता है या फिर यूज्ड टू आता है। अब यूज्ड टू तो यहाँ दिया नहीं हुआ, दिया क्या हुआ है, वुड दिया हुआ है। शी वुड सिट फॉर आवर्स नियर द विंडो लुकिंग एट द डिस्टेंस माउंटेन, जो माउंटेन से दूर उनको देखा करती थी। अब यहाँ पर जो मस्ट है, मस्ट आता है किस लिए, हमने पहले बात कर ली, कोई कंपल्शन है, कोई कार्य है वो करना ही करना पड़ेगा, या ऐसा कोई प्रोहिबिशन होता है तब भी आता है। शुड हमने पढ़ लिया भाई, मोरल ऑब्लिगेशन है उसके लिए आता है, या फिर कोई आपको सजेशन दे उस सेंस में भी ये आता है। कुड हमारे पास में आता है जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उस समय में, या फिर एबिलिटी को हमारी बताते हैं पास्ट के अंदर तब आता है। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसको पैसिव वॉइस में चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। और यहाँ पर ये हो सकता है कुछ बच्चों का गलत भी हो गया, डोंट टच दिस स्विच, इस स्विच को टच नहीं करना है। तो जब ये मैं यहाँ इधर बात करता हूँ ना, डोंट टच दिस स्विच, तो ये एक प्रकार का मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर का भाव आता है, रिक्वेस्ट का भाव आता है ना। तो यहाँ पर फिर हमारे पास में यू आर ऑर्डर्ड आना चाहिए था, यू आर ऑर्डर्ड आना चाहिए था। अब जब इस तरीके से अपन करते हैं यू आर ऑर्डर्ड, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ लगता है टू, ठीक है, और फिर लगता है नॉट, और फिर आता है टू, और हम इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट टू टच दिस स्विच। तो ये वाला मेरे भाई हमारे पास में आंसर आना चाहिए था, बट सिंस ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये वाला देखो आप, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहां पर ऐसे नहीं दिया हुआ है। यू आर ऑर्डर्ड टू, टच पहले लगा रहा है, फिर नोट दे रहा है,
और टू का कोई सेंस यहाँ पर और ऐड नहीं कर रखा है, तो ये इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनते हैं, ये इस तरीके से सेंटेंस हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं है हालांकि, इसलिए अब हमें क्योंकि पैसिव है तो अब दिमाग लगा करके हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है, इसमें तो है नहीं टच की, तो ये निकाल दो। अब दिस स्विच डज नॉट टू बी टच्ड, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि डू डज का तो फिर चेंज करके एस एम आर बनता है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस स्विच इज नॉट टू बी टच्ड, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होने देना, और यहां पक्का किसी बच्चे ने जरूर मार खाई होगी। ये सेंटेंस क्या बोलता है कि एवरी वन वुड लव हिज कंट्री, हर कोई जो है अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए, करना चाहिए, करेगा, इस सेंस में सेंटेंस बोलता है। अब देखो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव दो ही तरीके में हमें दिख रहा है, एक तो वो वुड, ये तो निकाल दो क्योंकि इसका सेंस नहीं बनता, वुड से ही शुरू होना चाहिए। वेदर हिज कंट्री, ये तो डाउटफुल हो गया, तो ये भी निकाल दो। अब हमारे पास में दो बचते हैं, और यहां पर आपकी फिर वही बात कि कितनी आप एनालिटिकल स्किल्स का यूज करते हो, हाउ मच आर यू अटेंटिव, है ना, वो चीजें यहां पर निर्भर कर जाती हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं, अगर इसको पढ़ता हूं ना, वुड एवरी वन लव हिज कंट्री, तो ये तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मैं मैसेज नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वुड एवरी वन लव हिज कंट्री, ये तो क्वेश्चन हो गया। ये तो मैंने आपको ऐसा तो बताया नहीं कि हर कोई अपनी कंट्री से प्यार करता है, ये तो मैं आपको डाउटफुल कर रहा हूं। ये बनेगा वुड एवरी वन नॉट लव हिज कंट्री, क्या हर कोई अपने देश से प्यार नहीं करेगा, करेगा भाई। तो ये जो है ना, ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ये फर्स्ट वाला इसका सही होगा। एवरी का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ये अपन क्योंकि बिल्कुल अपन आंसर टू आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो रूल्स अपन पूरे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट वेन एवर विल हैव द टाइम और वेन एवर देर इज अ टीचर हु इज फ्री टू डू इट, हम उसके रूल्स जरूर आपके सामने लेकर के आएंगे। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द बॉय वॉज टू वीक टू वॉक, जो लड़का था वो बहुत कमजोर था वॉक करने के अंदर, टू वीक टू वॉक। अब एक जनरली अगर मैं रूल की बात करता हूं तो हमें दो कंजक्शन इसके अंदर चाहिए, पेयर के अंदर हमें कंजक्शन चाहिए टू और टू को रिप्लेस करने के लिए। तो इसमें देखो तो यहाँ पर एक ही आ रही है, टू वॉक, ये निकाल दो। द बॉय वॉज वेरी वीक एंड, तो एंड हमारे पास फैन बॉयज के अंदर आता है, जो कि अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास में जो रूल्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंड का एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता। अप्लाई क्या होगा, सो और दैट। तो क्या बनेगा, द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, या फिर ऐसा भी बन सकता है द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ यही तो है, तो यही इसका आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, 29th। ही डैश इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर। मैं जब उससे लास्ट ईयर मिला तो वो लंदन में ही हैड बीन इन लंदन फॉर 10 years, पर लंदन में 10 सालों से था। अब ये वही बात है, जब आप बोलते हो 10 years फॉर 10 years, तो ये सिंस या फॉर वाली कहानी आ गई। और जब मैं सिंस या फॉर की बात करता हूं मेरे साथी, तो मुझे पता है कि सिंस या फॉर के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का होता है। उसमें बीन प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी आना चाहिए गिवन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो यहाँ पे बीन प्लस वर्ब में आईएनजी किसके अंदर आ रहा है, यहाँ तो हैव लिव्ड आ रहा है, तो इसको निकाल दो। हैड लिव्ड भी निकाल दो, हैज लिव्ड भी निकल जाएगा। हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, जब मैं उससे मिला तब तक वो लंदन में 10 सालों से रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन लंदन, हैड बीन क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट का ही पास्ट में जाकर के बात कर रहा है। जनरली क्या होता है आप देखोगे ना, सिंस या फोर वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो शुरू पास्ट में होता है, लेकिन वो चलता प्रेजेंट तक है। यहाँ पे दोनों ही बातें पास्ट की है। वो बोला मैं लास्ट ईयर उससे मिला था,
तो लास्ट ईयर पास्ट में चला गया। हालांकि इसने आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन प्रेजेंट का डाला ही नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि इन केस यहाँ पे प्रेजेंट वाला ऑप्शन हमारे पास में आ जाए तो तब क्या करेंगे हम? तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर फिर हमें ये चेक करना है कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये खुद में कौन सा है, पास्ट के अंदर का है। जनरली अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर ये बोलता है कि मैं कोई काम ऐसा हूं, काम की बात कर रहा हूं मैं कोई ऐसा काम हूं जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में भी चल रहा हूं। जैसे आप बोलते हो कि आपके अभी अभी मैं करंट की बात कर लेता हूं। आप बोलते हो कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब पढ़ तो आप अभी तक रहे हो, लेकिन आप देखते हो कि ये जो एक्शन था ना, अगर मान लो अभी क्या समय हुआ है मेरे पास में, ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और मैं बोलता हूं कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो आपको पता है ये जो एक्शन है ये जो शुरू हुआ था, ये लगा लो आप 10, 11, 12, 1 और 2। तो ये एक्शन हमारा 10 बजे शुरू हो गया होगा ना, तो एक्शन हमारा ये पास्ट में ही शुरू हो गया था। बट द सिनारियो नाउ सेज बिकॉज आई एम स्टडिंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट, तो मैं पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट के अभी किसी पॉइंट तक पढ़ रहा हूं, इसलिए यहां पर आता है आई हैव बीन स्टडिंग। क्या आता है? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर, कितने घंटे से पढ़ रहा हूं? फॉर 5 आवर्स। ठीक है जी। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स जस्ट बिकॉज वो एक्शन आप प्रेजेंट में भी बता रहे हो कंटिन्यू चल रहा है। तो पास्ट में किसी टाइम में शुरू हुआ, वो प्रेजेंट में भी अभी तक अपने पास में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो उनको, है ना। और टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी का एग्जाम, अगर आपको लगता भी है ना कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है एंड आई फील कि now what to do, there is nothing to do in life and it's so miserable, तो then you have to look at the positive sides of life। आपको लाइफ की पॉजिटिव साइड्स भी देखनी पड़ेंगी। हो सकता है, मैंने पिछले सेशन में भी बोला कि, है ना, गॉड हैज क्रिएटेड अ पाथ फॉर एवरीवन एंड यू इवन डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया वेयर गॉड इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड, कि भगवान आपको कहाँ लेकर के जा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज नहीं होती लाइफ के अंदर, दैट मीन्स वो हमारे लिए नहीं बनी है। बट अभी नहीं, अभी नहीं सोचना है, अभी तो आप यंग हो, अभी तो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, अभी तो चाबी अपने हाथ में है, हिम्मत नहीं हारेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग, इन केस आप ऐसा फील करें तो आप मौज में कहीं निकल जाए, डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, एक मोर की तरह जिंदगी जीवन को जिए कि बरसात होती है और मोर निकलता है बाहर नाचने के लिए, और इंसान, खासकर बता रहा हूँ लड़के, लड़कियां हैं, मानता हूँ एग्जाम दिए हैं, उनकी लाइफ भी अगर एग्जाम में नहीं होता है तो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बट अगर उनके हस्बैंड वगैरह सपोर्टिव हैं, अगर मान लो उनके भाई वगैरह सपोर्टिव हैं, तो दे कैन हैंडल द प्रेशर। बट लड़कों के ऊपर एक्चुअल में क्या हो जाता है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बट जो बॉयज हैं देन दे हैव टू फाइंड अदर वेज, उनको फिर दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो उनको बोल रहा हूँ मैं कि आपको कुछ भी अपना बस फोकस, एंजॉय करो लाइफ को। सभी मेरे बच्चे हो आप, और मेरे तो क्या बच्चे हो, श्री जी के बच्चे हो, श्री जी का बच्चा मैं हूँ, आप श्री जी के बच्चे हो, और हम सब श्री जी के बच्चे हैं। हमें संभालने वाला कौन? वही तो है, एकमात्र शक्ति जो ऊपर बैठी है, वही तो हमें संभाल रही है। हमारी कोई है क्या क्षमता? बताओ जरा कमेंट करके, हमारी क्षमता है क्या? हमारी क्षमता, हमारा पता भी ना चले सुबह उठे कि नहीं उठे, ये हमारी क्षमता ही नहीं है। हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। ये बस, इसलिए सब कुछ डेडिकेटेड टू लॉर्ड। बस इतना ध्यान रखो, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको नेगेटिव सेंटेंस क्या करना है? फॉलोइंग सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसका मीनिंग चेंज किए बिना आपको इसको नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और अब आपको ये बताना है कि अगर आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो मैं आपके जितना इंटेलिजेंट तो नहीं हूं। तो जब नेगेटिव बनाओगे तो हमारे पास में नोट के साथ में आप स्ट्रक्चर लगाओ, सो प्लस एज वाली, क्योंकि ये कंपैरेटिव
डिग्री में बताना चाह रहा है, तो आपको अब इसको चेंज करके अपन को पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव वाला सेंटेंस लेकर के बनाना पड़ेगा। आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन यू, तो देन वाला तो निकाल दो। यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट देन आई, आप मेरे जितने इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि मैं हूं जो, मुझसे आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये भी निकाल दो, ये तो उसमें नोट लगा दिए बस, और कुछ नहीं है। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, जितने आप इंटेलिजेंट हैं उतना मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद है कि किसी एक ट्रेनर ने, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ फॉरेन कंपनी, तो वहाँ एक बहुत पहले की बात है, तो वहाँ एक ट्रेनर ने मुझे बोला था कि है ना कि एक सेंटेंस के लास्ट में कभी भी एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आ सकता। और ये वो सेंटेंस है डिग्री के जिसके अंदर प्रोनाउन का नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वली इंपॉर्टेंट है टू हैव द नॉलेज ऑफ प्रोनाउंस। आप ये बताने के लिए आपको प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए कि वाकई कंपैरेटिव डिग्री को भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिव डिग्री के एंड के अंदर भी, कंपैरेटिव डिग्री के एंड में भी क्या आना चाहिए, हमारे पास में वो जो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है वो आता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं आई एम नॉट बेटर देन यू, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आती है। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। हमें इस सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में बनाना है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप चेक कर लीजिए, है ना। चलो भाई, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। ये पैसिव में दिया हुआ हमें एक्टिव बनाना है। ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंकल। देखो इज बीइंग आ रहा है, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसका सब्जेक्ट बनेगा और हिज अंकल पहले आएगा, है ना। और जो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है उसी का तो हम लोग इज एम आर प्लस बीइंग बनाते हैं। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से आनी चाहिए, हिज अंकल इज आएगा, तो हिज अंकल इज लुकिंग आफ्टर हिज, ही इज लुकिंग आफ्टर हिज अंकल, ये थोड़ी होगा। हिज अंकल ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिज अंकल ही हमारे पास में सब्जेक्ट बनेगा। तो ये भी निकाल दो, हिज अंकल इज लुकिंग आफ्टर हिम, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हिज अंकल वॉज लुकिंग आफ्टर हिम, ये वाला गलत रहेगा। द रीजन बीइंग कि हमारे पास में पैसिव वॉइस के अंदर आप देखो प्रेजेंट से प्रेजेंट में ही जाती है, तो इज एम आर प्लस आई एन जी का इज एम आर प्लस बीइंग बनता है, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। हमें इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना पड़ेगा। नो वन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, तो यहां पर देखो दिया हुआ है टाइम ऑफ हिज कमिंग और नो वन नोज, तो ये दो अपने, इसको दो इंडिपेंडेंट में बांट करके अपन को इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अपन को बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इस गिवन वर्ड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड आएगा वो देखना पड़ेगा। तो टाइम है तो टाइम के लिए हमारे पास में क्या आता है, व्हेन आएगा। यहाँ पर एवरीवन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, ये नहीं होगा। नो वन नोज वाई तो निकाल ही दो, वाई यहां पर नहीं आ सकता। नो वन नोज दैट ही इज कमिंग, दैट भी निकाल दो। तो व्हेन बिल्कुल सही रहेगा, नो वन नोज व्हेन ही विल कम, ये वाला इसका आंसर सही हमारे पास में हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, शी सेंट डैश डैश वर्ड दैट शी वाज कमिंग। उसने, अब देखो यहाँ पर यही वो क्वेश्चन है जहां पर गड़बड़ हो सकती है आप लोगों से। यहाँ पर वैसे तो एक वर्ड जो है, जो अगर किसी का गलत हुआ होगा तो मेरे ख्याल से गलती उनकी नहीं है। गलती ये है कि इंग्लिश में अपवाद बहुत है, एक्सेप्शन बहुत है और फिक्स्ड रूल्स बहुत ज्यादा है। दिक्कत ये कि फिक्स्ड रूल्स, इतने ज्यादा फिक्स्ड रूल्स हैं कि कई बार हमें खुद को नहीं पता लगता। जैसे एक आता है इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, अब ये फिक्स है। देखो आर्टिकल ए आ रहा है इसके अंदर, ये बिल्कुल फिक्स है, इन अ फिक्स, ये इस तरीके से ये आएगी। वैसे ही इस तरीके से फिक्स आता है सेंट वर्ड, तो यहां पर हमारे पास में
शी सेंट वर्ड आएगा, कोई भी हमारे पास में यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। हालांकि आपको लग सकता है कि यहाँ पे ए आर्टिकल आना चाहिए, और मैं इसमें आपकी गलती नहीं मानता, क्योंकि हमें लगता है कि वर्ड का मतलब हमारे पास में मैसेज है, तो उसने एक मैसेज भेजा, इस तरीके से हम आर्टिकल क्या लगाते हैं यहाँ पर, ए आर्टिकल लगाते हैं, पर यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं लगेगा, ये फिक्स है। सेंड वर्ड को मतलब एक फिक्स सेशन के रूप में रखा जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा भाई ये हमसे यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। बट वो फिर उसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि ये चीजें क्या बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में, बहुत ज्यादा लगे रहने के बाद में ये चीजें हमारे पकड़ में आती हैं। तो मैं नहीं मानता कि एनीबॉडी इज टू बी फॉल्टेड है, किसी का यहाँ पे फॉल्ट है। uh, तो इस तरीके से अपन मान सकते हैं ना। चलो भाई, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें जो ऑप्शन गिवन दिया गया है, इससे हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, अपना खुद के, ये बोलते हैं ना खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो वाली बात है। और बड़ी सिंपल ईडियम है, इसमें कुछ इतना नहीं है। जैसे आपके फ्रेंड्स कई दोस्त होते होंगे जो खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करने लग जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, कीपिंग प्रोमिस नहीं बनेगा, टचेस डीपली नहीं बनेगा, प्रेजिंग हिमसेल्फ हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल हमारा सही रहेगा। चलो भाई आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उससे हमें करेक्ट फॉर्म चूज करनी पड़ेगी। एवरीबडी डैश द राइजिंग सन। अब जैसे कहावत भी होती है ना कि चढ़ते उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है ना, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि हर कोई जो है आज कोई सक्सेस के रास्ते पर चलेगा तो एवरीबडी वुड गो एंड प्रेज दैट पर्सन। बट इवन इफ यू फेल फॉर वन टाइम, इफ यू इवन फेल फॉर वन टाइम, तब क्या होगा, लोग आपको हाँ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो ये चीज अपन को रिमेम्बर करनी है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। Even if you fail one time, people will say that this person is this and that and this and that, but we need to overcome these things। हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। Everybody क्या आएगा, worships the rising sun। ठीक है, अब मुझसे लगता है कहीं ना कहीं बोलने में एक मिस्टेक हुई कि even if you make a mistake for one time, है ना, ऐसा कुछ मैंने बोला, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था even if you मेक अ वन टाइम मिस्टेक, है ना, इस तरीके से। चलो, तो एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल सही आ जाएगा। इट नेवर अकर्ड डैश टू मी, मैं मुंह से निकल ही गया, टू मी टू आस्क हिम प्रूफ डैश डैश हिज आइडेंटिटी। आपको क्या समझना पड़ेगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट नेवर अकर्ड, मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ। यहाँ पर प्रोनाउन लगा हुआ है, और प्रोनाउन की जब मैं बात करता हूं तो उसके लिए हमें टू लगाना पड़ेगा आर्टिकल। तो यहाँ पर टू हमारे पास किस किस में आ रहा है, टू हमारे पास तीन में आ रहा है, तो विद निकाल दो। टू आस्क हिम, किसी आस्क के साथ में हमने पहले कई दिन पहले एक बात करी थी कि आस्क के साथ में फोर आता है, टू आस्क हिम फोर, तो ये इसमें अबाउट दिया तो सेकंड वाला भी निकाल दो। अब बचे दो, टू फॉर अबाउट या टू फॉर और ऑफ। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी आता है, अबाउट हिज आइडेंटिटी नहीं आता। तो यहाँ पर थर्ड वाला हमारा सही रहेगा। इट नेवर अकर टू मी टू आस्क हिम फॉर प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी, इस प्रकार से आएगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप प्रेपोजिशन में किसी भी प्रकार से अपना जो भी एग्जाम है आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, उसके लिए प्रेपोजिशन के हमने 40 PYQ बना के रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के रखे हैं, आप जाके चेक करें। और आपके अगर आपने ये 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इन एनी केस पॉसिबल, अगर आप ये 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपका कभी भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इस बात को आपको नोट करना है। तो 40 क्वेश्चंस ये जाकर के जरूर अपन को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, करने ही करने हैं भाई। अगर सेकंड ग्रेड वाले हैं तो अब उनको जाके ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जाकर देखो अपने नंबर क्या आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, फिर अपन उसको एक रीडिफाइन सेशन के अंदर, रिफाइन सेशन अपन एक और बना करके लेकर आएंगे। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अब मुझे ऐसा सा महसूस होने लगा, डिजीनेस सी महसूस होने लग गई है, नींद सी आने लग गई है, क्योंकि अभी अभी क्या है, क्लास के मिड में ही पानी पिया ना, तो ये
मेडिसिन में लेता हूँ थोड़ी सी, तो ये मेडिसिन मुझे लेनी पड़ती है, तो वो कई बार क्या डिजीनेस क्रिएट कर देती है कि आप एक स्लीपी, क्योंकि मेडिसिन का काम क्या होता है, मेडिसिन का काम ही तो ये होता है कि आपको वो स्लीपी महसूस करवाती है। कोल्ड की मेडिसिन देखो, कोल्ड को बोलते हैं कि ना 2 या 3 दिन के अंदर कोल्ड वैसे अपने आप ही चला जाता है। किसी को कोल्ड हो ना, तो अगर फॉरेन कंट्री में जाओ आप, तो फॉरेन कंट्री में ऐसा बोलते हैं कि कोल्ड जो है, कोल्ड 2-3 दिन के अंदर अपने आप ही चला जाता है, उसकी मेडिसिन ही नहीं है वहां कोई। वहाँ छोटे छोटे पैक पुक वो लोग लगा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसकी मेडिसिन कोई नहीं बनी हुई है। हमारे यहाँ क्या होता है, कोल्ड होता है और हम लोग क्या है, एक तो दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमें बड़ा चिड़चिड़ा सापन हो जाता है कोल्ड से, एक इरिटेशन से हमारी बॉडी के अंदर कोल्ड पैदा करता है, और फिर हमें क्या मेडिसिन लेने के लिए भागना पड़ता है। तो कोल्ड से जैसे अभी बात कर रहे थे मेडिसिन की, तो कोल्ड की कोई मेडिसिन ही नहीं है फॉरेन कंट्री के अंदर, और हम 3-3 4-4 गोलियां 3-3 4-4 टाइम डे में लेनी पड़ती है, फिर 3 दिन के बाद जाकर के वो सही होता है। और वो 3 दिन जो बीच के रहते हैं ना, आप सो ही रहोगे, आप सो ही रहोगे, मानो मेरी बात को, अगर आपने लियो मेडिसिन तो आपको पता होगा भाई 3-3 घंटे कोल्ड की मेडिसिन लेने के बाद नींद आती है। रीजन बीइंग कि कोल्ड, कोई भी मेडिसिन ले लो उसके अंदर डिजीनेस होगी ही होगी। ठीक है, चलो अब बस जल्दी से लास्ट पार्ट में है, लेकिन मैं, क्योंकि प्रयास ये रहता है कि आपको सब कुछ अच्छे से बताया जा सके, सब कुछ आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, वो मेरा एक टारगेट रहता है। एंड दैट इज बिकॉज वट एवर इट टेक्स, ये चीज मुझसे कुछ भी ले जाए, मैं उसके लिए आई विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, में मेहनत करता रहूंगा, है ना। यहाँ देखो, ये इंस्टा आईडी आपको दी हुई है, अगर आप कोई भी किसी बच्चे को, किसी बच्ची को कोई भी प्रकार का मन में किसी प्रकार का डाउट रहता है, तो यहाँ पर आप मुझे डीएम करें, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपके साथ पूरा खड़ा रहूंगा, मेहनत करते रहेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी मन में कई बार ऐसा भी सिचुएशंस लाइफ की ऐसी होती हैं कि आप परेशान भी हो जाते हो, कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं, घटनाएं होती हैं, उसमें भी अगर आपको कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि एज ए फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, गाइड, तो आप बिल्कुल मुझसे शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे ही मुझे ये देखने को मिलेगा चीज, आप, तो मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा उसके ऊपर, है ना। चलो भाई, पैसेज के अंदर जैसे मैं बोलता हूँ कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एटमॉस्फेयर फॉर द अर्ली राइजर, तो ये पूछ रहा है कि अर्ली राइजर के लिए एटमॉस्फेयर क्या होती है, अभी चेक कर लेंगे। एट व्हाट टाइम इज द बेस्ट, इज द स्लीप मोस्ट रिफ्रेशिंग, किस समय में स्लीप जो है मोस्ट रिफ्रेशिंग होती है, तो अर्ली राइजर वाला आ गया, मोस्ट रिफ्रेशिंग वाला आ गया। द वर्ड साउंड इन द फ्रेज अ साउंड अ नाइट्स रेस्ट फ्रॉम द पैसेज मीन्स, तो ये जो साउंड वर्ड आया है वो क्या है, क्या स्नोरिंग है, करंट लेना है, डीप है, गहरा है, नॉइजी है, शोर वाला है, अर्ली है, जल्दी है, क्या है, चेक करते हैं इसको भी। बीइंग एन अर्ली राइजर हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, तो जो अर्ली उठता है उसे क्या एडवांटेज होते हैं, मोर टाइम एट वंस डिस्पोजल, अपने कार्य करने के लिए ज्यादा समय, इज मोर रिफ्रेशिंग, ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है, कैन अफोर्ड टू स्लीप लेट इन नाइट, रात में देर तक सो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है हमें चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए फटाफट अपन पैसेज को रीड कर लेते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स, दूसरों से काम पहले शुरू कर लेता है। द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गोट आउट ऑफ बेड, दूसरे लोग बेड से निकले उससे पहले अर्ली राइजर अपने बहुत सारे काम कर चुका होता है। इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश एंड नो साउंड्स और नॉइजेस डिस्टर्ब आवर अटेंशन, ना तो कोई नॉइज होती है ना ही कोई साउंड होता है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एटमॉस्फेयर फॉर अर्ली राइजर, अर्ली राइजर के लिए एटमॉस्फेयर क्या होती है। द अर्ली राइजर हैज डन एडवांटेज ऑफ स्टार्ट वर्क इन द मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, माइंड फ्रेश होता है तो फ्रेश हो गया, एंड नो साउंड्स, नो डिस्टर्बेंस, नो अटेंशन, तो कौन सा रहेगा, पीछे आ गए, आगे चलते हैं। हाँ, तो साउंड नहीं है तो सरीन, सरीन होता है शांति वाला, काम वाला, काम के लिए वर्ड आता है सरीन, तो सरीन हो गई, और रिफ्रेशिंग हो गई, तो ये दोनों हो गई। इंडोलेंट तो लेजी के लिए वर्ड आता है, तो ये तो निकल जाएगा, तो इट इज सरीन और फिर रिफ्रेशिंग। ए और बी कहाँ पर हमारे पास में वो देख लो आप, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम इज द स्लीप मोस्ट रिफ्रेशिंग, किस समय जो नींद है सबसे बढ़िया रहती है, तो फिर पैसेज पर चले। द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन, जो उस समय सुबह जल्दी उठ के जो काम किया होता है ना, वो जनरली एक मतलब
अच्छे तरीके से कार्य हो जाता है। ऑल्सो वन फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन फ्रेश मॉर्निंग एयर। और ये भी होता है कि सुबह जो फ्रेश एयर होती है उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज करने का भी समय रहता है उस मॉर्निंग के अंदर। एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद अ गुड डील ऑफ एनर्जी। एक्सरसाइज हमें अच्छी एनर्जी सप्लाई करती है। दैट एनेबल्स हिम टू वर्क हार्ड अंटिल द इवनिंग। जो कि इवनिंग तक हमें मेहनत करने पे बिल्कुल लगाए रखती है, समर्थ करती है। एनेबल्स आ गया, समर्थ करती है। बाय बिगिनिंग सो अर्ली, इतना जल्दी शुरू करने के बाद, ही नोज दैट ही हैज plenty ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क thoroughly। मतलब जल्दी शुरू करने के बाद भी उनको पता होता है कि उनके पास में काफी समय है अपने काम को पूरा करने के लिए। ही हैज नॉट टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ हिज वर्क। उसे अपने कार्य के किसी भी पार्ट के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ही गेट्स टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट। उसे मिडनाइट से पहले सोने का मौका मिलता है। एट दैट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग। ये क्वेश्चन आया था ना, स्लीप कब रिफ्रेशिंग होती है? एट व्हाट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग? तो क्या आएगा? मिडनाइट था ना, स्लीपिंग वेल बिफोर मिडनाइट है ना, ये वाला इसका सेकंड सही रह जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्या था? द वर्ड साउंड, साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड मतलब गहरी, तो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है? डीप का हमारे पास में इसके अंदर सेंस आ रहा है। और फिर क्या बचता है? बीइंग एन अर्ली राइजर, क्या क्या होता है? तो हमने बात करी अभी कि एक तो अपना जो कार्य होता है वो दूसरों से ज्यादा कर पाता है और जल्दी कर पाता है। मोर टाइम एट वंस डिस्पोजल, और ज्यादा रिफ्रेशिंग भी होता है, तो ये भी सही है। कैन अफोर्ड टू स्लीप लेट इन नाइट, ये वाला तो निकाल दो। तो ए और बी कौन सा है? ए वाला है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ठीक है, तो ये हमारे जो ग्रामर वाले पार्ट के क्वेश्चंस थे ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, जो ग्रेड ए इंग्लिश का पेपर दे करके आए मेरे साथी। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आपका सिलेक्शन हुआ हो। मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग अपना एग्ज़ाम को क्रैक करके आए हो, बट सिनारियो ये है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें काफ़ी लोगों का अब जैसे धीरे धीरे और भी ज़्यादा सबके स्कोर सामने आ रहे हैं, तो ज़्यादातर यही सुनने को आ रहा है कि 30 के आसपास का जो स्कोर जनरल वालों के लिए था 30 क्वेश्चंस का, तो वो भी करना टफ हो रहा है। और अब जैसे मेरिट है, जैसे अब एक भाई बंधु 2-3 दिन से पूछ रहे हैं कि क्या रहेगा, क्या 300 प्लस वालों का 300 के आसपास स्कोर बन रहा है तो हो जाएगा क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट है 300 जनरल के अंदर, बिकॉज अगर जो सेकंड पार्ट है इंग्लिश वाला उसमें काफी सारे क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, लिटरेचर पार्ट भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो 130 काफी है ना। लोग कह रहे हैं कि हमारे 130 के आसपास है सही, तो 130 है तो 260 वो पकड़ लो, और 260 वो पकड़े तो, और इधर वाले 60 पकड़े तो 320 हो जाता है। तो अब 300 वालों का चांसेस वेट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। मैं तो बोलूंगा वेट कर लो एंड होपफुल रहो, उम्मीद रखो, क्योंकि 30 जो फर्स्ट पेपर वाले हैं वो काफी लोगों के कम के बन रहे हैं। तो वेट करो, उम्मीद रखो कि हो जाए 300 के आसपास, पर चांसेस थोड़ी कम है। पर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और यही हम लोग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आपने क्लास को अटेंड किया, और आज के लिए बहुत है। और हम लोग ग्रामर वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस इसलिए किया कि अब सेकंड ग्रेड वालों का भी अब पेपर होगा, तो हमें उसको किस तरीके से पेपर करना है, किस तरीके से आया है, उसके लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा। फिर रीट वाले हैं तो हम लोग मिलकर के अब सेकंड ग्रेड और रीट के लिए जो भी प्रयास करेंगे। तो अगर अभी यूट्यूब पे मैंने इतना स्टार्ट नहीं किया है इसे, बट अगेन इफ आई गेट टाइम एंड इफ यू गाइज आर विलिंग टू लर्न समथिंग, और इफ यू वांट मी टू क्लियर सम कंसेप्ट्स, तो मैं उसके लिए ट्राई करूंगा। और इवन इफ आई हैव टू हायर समवन, तो फिर मैं उसके लिए भी प्रयासरत रहूंगा कि ठीक है कि मुझे अगर समय नहीं मिल पाता तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक प्रयास करूँ, एक स्टेप उठाऊं कि आप लोगों को मैं उस चीज़ को, उस मैटर को एटलीस्ट सबको प्रोवाइड करवाऊं जो आपके एग्जाम में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है भाई। सभी दोस्तों को जय श्री राधे। मेहनत करनी है, उम्मीद नहीं गंवानी है। आगे जीवन बहुत लंबा है, और जीवन इतना मुश्किल भी नहीं है,
ठीक है कि 1-2 एग्ज़ाम कई बार ऐसे ऊपर-नीचे हो जाते हैं, लेकिन हमें चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक फाइटर की एक आदत होती है। एक फाइटर कभी भी अपने चेहरे के ऊपर वो चीज़ नहीं आने देता कि मेरे साथ बुरा हुआ है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दैट पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और यही चीज़ उस व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। तो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, यू हैव टू फाइट, एंड यू आर अ फाइटर, आई नो दैट। बस आज के लिए इतना ही है। बिलिंग कल। जय हिंद, जय भारत, श्री राधे।